साथियों नमस्कार। हम सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री पहले रहे और उसके बाद में 8 वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 20 वर्षों में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण देशवासियों के सेवा के लिए समर्पित है और वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। उनके इन 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने किस तरह से लोगों के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, इसके बारे में बड़े बड़े लोग, उद्योजक, खिलाड़ी, अनेक प्रकार के लोग एकत्रित आए और उन्होंने कुछ लेख लिखे। मोदी जी के पॉलिसीज के ऊपर लिखे, उनकी नीतियों के ऊपर, उनके निर्णयों के ऊपर, उन्होंने जो योजनाएं लाई उसके ऊपर, उन्होंने जो जगह जगह पर भाषण किए उसमें से सार निकाल कर, और ऐसे सारे लेखों का संकलन एक पुस्तक है रूपा पब्लिकेशन का, मोदी एट 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। यस, वी नो दैट मोदी इज ए मैन हु कैन डिलीवर. Modi is a man who can bring our dreams to reality and he is bringing. कैसे? ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए ऐसे मुझे लगा जब मैंने पढ़ी, और इसलिए मैंने तय किया कि फेसबुक लाइव के माध्यम से, ट्विटर लाइव के माध्यम से मैं आप सबके सामने आऊँगा और इसके कुछ चैप्टर्स आपके सामने पढ़ूँगा। देखिए, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो सबसे पहला सेक्शन है, ये सेक्शन पीपल फर्स्ट है। मोदी जी का जो काम है वो जनता को केंद्र में रखकर उन्होंने जनता की तरफ बिल्कुल अर्जुन के सामने तोते की आंख, इस तरह से जनता को मद्देनजर रखते हुए सारा काम उन्होंने किया। और इसलिए पहला चैप्टर पीपल फर्स्ट है और उसमें पहला सेक्शन पीपल फर्स्ट है। उसमें पहला चैप्टर, जिन्हें हम सिल्वर सिंधु के नाम से जानते हैं, जो ओलंपिक्स में 2017 में हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लेकर आई, ऐसे पीवी सिंधु जी ने लिखा हुआ पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर है व्हाई मोदी इज द अनडिस्प्यूटेड यूथ आइकन। आज मैं इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पन्ना नंबर 3 पर यह चैप्टर चालू होता है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई दो राय ही नहीं हो सकता, ये निर्विवाद है कि मोदी जी आज के हमारे देश के युवाओं के सामने एकमात्र आदर्श है, एकमात्र आदर्श है। और कैसे उसको एस्टैब्लिश करने के लिए पीवी सिंधु जी ने कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने एक तो कहा है कि यूथ आइकॉन जो होता है वो आमतौर पर देखा जाता है कि वो या तो फिल्मों से होता है या तो क्रिकेट या ऐसे गेम्स में से होता है, और दूसरी बात यूथ आइकॉन स्वयं यूथ होता है। लेकिन इस बारे में, और दूसरी बात, राजनेता बहुत कम यूथ आइकॉन बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप युवाओं के आइकॉन है, वो ना तो खेलों से है, ना तो सिनेमा से है, और ना तो उम्र में युवा है। उनको आज देखेंगे तो कौन कहेगा कि मोदी जी युवा नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी ने युवाओं के लिए जो दिशा निर्देश दिए, जो काम किए, उसके कारण स्वाभाविक है कि मोदी जी आज युवाओं के एक आइकॉन बने हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले 2017 में लाल किले पर से जो भाषण दिया, उस 2017 के लाल किले के भाषण में एक बात उन्होंने कही जो पीवी सिंधु जी बताती है कि अब हम लोगों को चलता है ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, और चलता है की जगह पर बदल सकता है ये प्रवृत्ति हमको लानी पड़ेगी, और इसको कठोरता से इसका पालन करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी जी कहते हैं देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा और देश के लिए परिश्रम करने पड़ेंगे। चौथा पन्ना जब हम पलटते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि उस पर फायर इन बेली, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि युवाओं के अंदर फायर इन बेली होते हैं। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि एक हृदय में जो आग रहती है, दिल में जो आग रहती है, तड़प रहती है कि कुछ कर गुजर जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा,
ये जो युवाओं में रहता है, इसका उपयोग हमने देश के लिए करना चाहिए। उनके अंदर सेंस ऑफ एम्बिशन और डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि हमें कुछ बनना है, हमारे देश को कुछ बनाना है, ये एम्बिशन है और मैं बनाकर रहूंगा, ये डिटर्मिनेशन है, निश्चय है। ये युवाओं में भरपूर होता है। युवाओं में ऑडेसिटी रहती है। ऑडेसिटी क्या होता है? कठोर निर्णय लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता। साथियों, व्यक्ति वही यशस्वी होता है जो अपने जिंदगी में रिस्क लेता है, खतरा मोल लेता है। और खतरा मोल लेना और खतरा मोल लेने के बाद समझौता नहीं करना किसी भी चीज से, और पीछे नहीं हटना। एक बार निर्णय लिया तो बस आगे बढ़ना है, चाहे परिणामों की परवाह नहीं करते। मोदी जी कई बार कहते हैं, मैं परिणामों की परवाह नहीं करता। चुनाव को आंखों के सामने रखकर मोदी जी निर्णय नहीं लेते हैं, वो परिणामों की परवाह नहीं करते, देश के लिए जो अच्छा है वो करते हैं। तो इसलिए पीवी सिंधु जी ने जो कहा है, ये होगा कैसे नहीं, होना ही पड़ेगा, असंभव कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी ने युवाओं की, देश की सोच बदलने का काम किया है। और हम लोग जानते हैं कि जो 2014 से पहले जो सरकारें थी, कितनी निराशा हमारे देश में थी। अरे कुछ होने वाला नहीं है, क्या होगा इस देश में, सब बर्बाद होगा। लेकिन मोदी जी ने ये पूरा विश्वास वापस लौटाया, और उसका बेसिक कारण पीवी सिंधु जी लिखते हैं। जब ये 5वें पन्ने पर हम आते हैं, तब कुछ इम्पॉसिबल अचीवमेंट्स मोदी जी ने जो किए, असंभव को संभव करके दिखाया। साथियों, जब वो प्रधानमंत्री बने तो पीएमओ में आने के बाद उनके सामने कई सारी फाइल्स आई। तो उनमें ऐसी कुछ फाइल्स थी कि जो आजादी से लेकर आज तक समस्या ही रही, सुलझाई नहीं। गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, हाइजीन की समस्या है, बीमारी की समस्या है। इस देश में ये समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी जी चाहते थे वो भी नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन नहीं, मोदी जी ने उसको नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने यही जो उनका प्रण है ना, ये होगा कैसे नहीं, ये होकर ही रहेगा, असंभव को संभव करके दिखाऊंगा, इसको प्रण लेकर, इस विचार से वो आगे बढ़े। जैसे लड़कियों के लिए शौचालय नहीं थे, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं थे। आधे से आधा देश, लगभग आधा देश ये खुले में शौच में जाता था, बीमारियां फैलती थी, लोगों को पक्के घर नहीं थे, लोगों को बीमा क्या है मालूम नहीं था। बैंक्स खुले, ये गरीबों के लिए खुले, लेकिन बैंक्स लिमिटेड रह गए मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय और अमीरों के लिए। गरीबों के लिए बैंक संभव ही नहीं थी। मोदी जी ने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, कई गाँव में बिजली नहीं थी, अनेक गाँव में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने तय किया कि ये मैं सारा चित्र बदल दूंगा, और उन्होंने काम करना शुरू किया। सैनिकों को OROP के लिए वो लड़ रहे थे। देखिए, जो सैनिक हमारे लिए बाहर युद्ध करने के लिए लड़ना चाहिए, वो युद्ध करते थे, लड़ते थे। रिटायर होने के बाद किस चीज के लिए लड़ रहे थे? हमें पेंशन चाहिए, OROP चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि मैं ये करूंगा। और पन्ना 6 पर पीवी सिंधु जी कहते हैं कि 2014 में उन्होंने काम शुरू किया और सभी जगह पर शौचालय बनाना चालू किया। स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने शुरू किया, नारा दिया, स्वयं झाड़ू उठाया, देश के गणमान्य लोगों को कहा कि आप लोग भी झाड़ू उठाइए और सफाई में उतरिए। समाज में संदेश जाना चाहिए। शौचालय के लिए फंड्स दिए, लड़कियों के लिए स्कूल में और सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए। उसी के साथ साथ सभी गांवों में, सभी घरों में शौचालय बनाए। और अब तक 10.8 करोड़, मतलब 10 करोड़ 80 लाख शौचालय इस देश में अब तक बनाए गए हैं। जनधन खाते के माध्यम से गरीबों के खाते उन्होंने खुलवाए। आज तक 44 करोड़ लोगों ने जनधन का खाता खोला है। इसमें से 56% महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पहली बार बैंक अकाउंट जिंदगी में खोला। इसमें से 67% है जो ग्रामीण इलाके से आते हैं। इसमें से 5.5 करोड़ ऐसे खाताधारी है जिनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब सीधे केंद्र सरकार एक क्लिक करती है और इनके खाते में पैसा पहुंच जाता है। ऐसे 5.5 करोड़ लगभग लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ है 2022 तक।
22.8 करोड़ जन सुरक्षा योजना, मतलब सारे प्रकार के बीमाओं को, अलग अलग बीमा उन्होंने जो किए हैं लोगों के लिए दिए हैं, उसमें से सारे बीमाओं के जो लाभार्थी है उसकी आज की संख्या 22.8 करोड़ है। 2.1 करोड़ पक्के मकान आज तक देश में बन गए हैं। ये पीवी सिंधु जी ने जो आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े जब उन्होंने ये लेख लिखा तब के हैं, और आपको तो पता है रोज ये आंकड़े बदल रहे हैं। इसके लिए मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है कि नमो ऐप आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए और उसको गंभीरता से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब पता चलेगा मोदी जी इस देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। छोटी सी छोटी बात भी आपको उसमें पता चलेगी। और ये जो विपक्ष गलतफहमियां फैलाता है ना, उनका पाखंड को उजागर करने का काम सिर्फ एक आपके मोबाइल में नमो ऐप होगा तो वो कर सकता है। देखिए, होगा कैसे नहीं, समस्या से भागना नहीं, इस झील के साथ जो मोदी जी ने काम करना शुरू किया उसका आज परिणाम देखने को मिलता है। और एक बात पीवी सिंधु जी बताती है, वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। ये जो आप रूपे पे करते हैं, जी पे करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, सामान्य से सामान्य आप सब्जी वाली के पास भी जाएंगे, पंक्चर टायर निकालने वाले के पास भी जाएंगे, पान वाले के पास भी जाएंगे, तो आपको वहां पर बारकोड होगा और उसको स्कैन करके आपके बैंक से डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा। कैश लेकर घूमने की आदत ये लोगों की छूट गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि पॉकेटमार लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मोदी जी ने ये करके दिखाया और ये इतना इफेक्टिव रहा कि 2011 में ये हमारा देश चाइना से बहुत कम था, 4 गुना चाइना हमसे आगे था, लेकिन अब की स्थिति ऐसी है कि हम चाइना के कई गुना आगे चले गए। और चाइना के इस प्रकार के जितने भी सॉफ्टवेयर से कई जगह फेल होते हैं, लेकिन ये जो हमारा यूपीआई सिस्टम हमारे देश ने जो बनाया है ये एक्सलेंट है। और इसका एक बहुत बड़ा परिमाण पीवी सिंधु जी बताती है कि गूगल तो आप सब जानते हैं, गूगल ने अमेरिकन फेडरेशन को, यूएस फेडरेशन को चिट्ठी लिखकर कहा है और उनको सलाह दी है कि भारत का जो यूपीआई है उस आधार पर हमारे देश में भी हमने एक सिस्टम बनानी चाहिए। देखिए, ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अमेरिकन सरकार को सलाह देती है, पीवी सिंधु जी लिखती है। 7वें पन्ने पर जब हम जाते हैं तब पीवी सिंधु जी खुद का उदाहरण बताती है कि मेरे ऊपर भी ये प्रभाव पड़ा, होगा कैसे नहीं, मैं करके रहूंगी। मोदी जी ने ये जो मार्गदर्शन किया था उसका मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ा। और उन्होंने बताया कि रियो दी जेनेरियो में, जो ब्राजील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो, आप लोग जानते हैं, वहां पर जो 2017 में ओलंपिक्स हुए थे उसमें पीवी सिंधु जी को जाना था, लेकिन समस्या ये हुई कि 2015 में वो बुरी तरह से फ्रैक्चर से क्षतिग्रस्त हुई और एक अर्थ से उनका मॉरल टूट गया था कि मैं कैसे पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। लेकिन मोदी जी के इस मार्गदर्शन के बाद उन्होंने प्रण किया कि मैं इसके ऊपर मात करूंगी और मैं जाऊंगी, पार्टिसिपेट भी करूंगी। और फिर उन्होंने कैसे खेलना शुरू किया, अलग अलग देश के अंतर्गत जो स्पर्धाएं होती है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, मेडल्स भी लाना चालू किया और अंततोगत्वा उनका सिलेक्शन भी हुआ जो ब्राजील में ओलंपिक्स हुए थे उसमें, और वहां से हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लेकर आई। और सिल्वर सिंधु नाम से हम उनको जानते हैं और इसीलिए सिल्वर सिंधु अभिमान के साथ बताती है कि मेरे अंदर भी विश्वास जागृत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनका जो 8वां पन्ना है साथियों, इसमें मोदी जी की उनकी मुलाकात में जो कुछ पुराने संस्मरण मोदी जी ने बताए थे, उन पुराने संस्मरणों के बारे में उन्होंने कहा है। मोदी जी ने जो बताए थे 1970 में गुजरात में, जब मोदी जी बहुत नौजवान थे और स्वयंसेवक थे, नौजवान स्वयंसेवक रहते हुए मछलू डैम जो है गुजरात में वो फेल हो, उसके कारण 11 अगस्त 1979 में मोरबी शहर में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई और उसके बाद में बार बार फ्लैश फ्लड्स आने लगे। मोदी जी ने तय किया
कि मैं युवाओं को जगाऊंगा, और उन्होंने युवाओं के सम्मेलन करके उनको संबोधन करना चालू किया, उनको मोटिवेट करना चालू किया, और एक ही लक्ष्य उनके सामने रखा, हमें इस शहर को फिर से खड़ा करना है। बस एक लक्ष्य दे दिया और युवा काम में लग गए। इतने में मोदी जी रुके नहीं, उन्होंने संस्थाओं को पत्र लिखे, सरकारी संस्थाओं को पत्र लिखे, एनजीओज को पत्र लिखे, ट्रस्ट को पत्र लिखे, गणमान्य लोगों को पत्र लिखे, अखबारों को पत्र लिखे, और उनको सबको आह्वान किया कि आइए हम इस शहर को फिर एक बार खड़ा करते हैं। और सबको साथ में लेकर एक बहुत बड़ा काम उस समय एक स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया जब वो अत्यंत नौजवान थे। ये अगले पन्ने पर पन्ना क्रमांक 9 पे पीवी सिंधु जी आती है और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के समय क्या था और उन्होंने क्या करके दिखाया इसके बारे में लिखती है, खास करके युवा और शिक्षा। इस बारे में उन्होंने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट उन्होंने गुजरात में किया, मोदी जी ने। इसका मतलब होता है समग्र विकास, सर्वांगीण विकास। मोदी जी का ये लक्ष्य था गुजरात में। और उन्होंने कहा कि एसआरसीसी में जो उनका भाषण हुआ, श्री राम कॉमर्स कॉलेज के कॉलेज में उन्होंने 2013 में भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने ये बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने किस तरह से गुजरात में काम किए हैं। उन्होंने कहा मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले 11 विश्वविद्यालय थे गुजरात में, और अभी की स्थिति यह है कि 42 विश्वविद्यालय, लगभग 4 गुना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज मोदी जी के रहते हुए कार्यकाल में खुली। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनाई गुजरात में। भारत की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में बनी है। मोदी जी का विजन है फॉरेंसिक साइंस कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने उस जमाने में ये विजन दिखाया और पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन उन्होंने स्थापना की वहां पर, कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो शिक्षक है उनके लिए उन्होंने एक विशेष विश्वविद्यालय गुजरात में बनाया। एक बहुत बड़ी समस्या गुजरात में थी, ये जो प्राथमिक शिक्षा में ही बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते थे। कितने होते थे? तो 33% बच्चे ये प्राइमरी स्कूल्स में ही ड्रॉप आउट हो जाते थे। और जाते कितने थे प्राइमरी स्कूल्स में? तो 3/4 बच्चे जाते थे, 1/4 बच्चे गुजरात के तो स्कूल में ही नहीं जाते थे। तो मोदी जी ने तय किया कि ये चित्र ठीक नहीं है, और मोदी जी ने खुद के बचपन को जब याद किया तब उनके मन में एक भावना आई कि मेरा भविष्य मेरे प्राथमिक शिक्षक ने बनाया है, उसके हाथ में है। तो प्राथमिक शिक्षक अगर अच्छा होता है तो छात्र आगे की भी, वो तो नींव होती है ना। तो मोदी जी ने तय किया कि ये चित्र बदलना चाहिए। एक तो 100% बच्चों ने एनरोलमेंट करना चाहिए और उसमें ड्रॉप आउट्स खत्म होकर 0% ड्रॉप आउट होना चाहिए। उन्होंने प्रण कर लिया, होगा कैसे नहीं, करके दिखाऊंगा। पीवी सिंधु जी लिखती है कन्या केळवणी उन्होंने जो योजना बनाई, कन्या केळवणी योजना, ये खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि गुजरात में लड़कियों को स्कूल में डालते ही नहीं थे। तो जून महीने में, मई महीना, जून महीना, इन 2 महीनों में मुख्यमंत्री स्वयं निकले और गरीबों के घर में, देहातों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे अपने बच्ची को पढ़ाओ। मुख्यमंत्री निकले, विधायक निकले, सांसद निकले, सारा सरकारी तंत्र उतरा। 2 महीने गृह संपर्क, गांव-गांव संपर्क, किसके लिए? तो बच्चों को स्कूल में उनको एनरोल कीजिए, उनका एडमिशन ले लीजिए। और देखते देखते 100% एनरोलमेंट गुजरात में होने लगा। देखिए क्या व्यक्ति है ये, 100% एनरोलमेंट होने लगा। उसके बाद में उन्होंने फंड्स दिए इसके लिए कि आप अच्छी स्कूल में जाए, ताकि स्कूल में जाने के बाद मन लगना चाहिए, वहां से भागने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शौचालय अच्छा होना चाहिए, लेबोरेटरी अच्छी होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, बेंचेस अच्छे होने चाहिए, सारी चीजें अप टू डेट होनी चाहिए। इसके लिए फंड्स दिए और इसका परिणाम ये हो गया कि गुजरात में ये सक्सेसफुल हुआ। 0% ड्रॉप आउट्स, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के कुछ वर्षों बाद 0% ड्रॉप आउट, मतलब 100% बच्चे पास भी होने लगे। ये उन्होंने जो किया इसके बारे में
आप लिखती हैं, और 18,000 गांवों में जाकर ये काम गुजरात के सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकारी तंत्र ने 18,000 गांवों में संपर्क करके ये इसको अंजाम दिया था। और इनिशिएटिव लेने से रिजल्ट कैसे मिलता है ये मोदी जी ने इसमें से दिखाया है। पीवी सिंधु जी जो उनका 10वां पेज है, उस पेज पर आगे लिखती है कि बच्चों के लिए उन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, कैसी सोच है देखिए। हम तो सोचते हैं यूनिवर्सिटी तो युवाओं के लिए रहती है, नहीं, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय। उन्होंने सोचा कि एकेडमिक्स में जैसे बच्चे एक्सपर्ट होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जैसे एक्सपर्ट होने चाहिए, उस तरह से हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार, इनसे उनका नाता नहीं टूटना चाहिए। और इसलिए पंचकोश के आधार पर जिसमें शिक्षण होगा, ऐसी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। गुजरात वैसे कोई खेलों के लिए जाने वाला राज्य नहीं था। गुजरात में बहुत बड़े खिलाड़ी निकले और बहुत बड़ा स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला, ऐसा पहले कभी नहीं था। लेकिन मोदी जी ने यह भी चित्र बदल दिया। उन्होंने खेल महाकुंभ करना चालू किया। तालुका में खेल महाकुंभ होते थे, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होती थी, उसमें प्राइजेस मिलते थे। इसको चालू करने के लिए फंड्स जाते थे तो स्वाभाविक हिलचल हो जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, लोगों की बच्चों के बारे में ये भावना जगने लगी, बच्चों ने खेलना चाहिए, और पेरेंट्स ने भी उत्साह दिखाना चालू किया। और देखते देखते उन्होंने ये ट्रेडिशनली जो खेल राज्य नहीं है उसको एक खेल राज्य में तब्दील कर दिया। इसी के साथ साथ पैरा एथलेटिक्स को भी उन्होंने तभी से बढ़ावा देना चालू किया। उन्होंने गुजरात को इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाया। दुनिया की कंपनियां आई और उन्होंने अपना पैसा डालकर गुजरात में इंडस्ट्री खरीद की, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे, और तब गुजरात की जो जीडीपी है, ये जीडीपी डबल डिजिट में पहुंच गई थी। जिस तरह से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए योगदान उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, वैसे पन्ना नंबर 11 पर पीवी सिंधु जी अब बताती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या किया, जिससे वो इम्प्रेस्ड है और जिससे वो ये कहती है कि युवाओं के सामने एकमात्र आदर्श आज अगर कोई है भारत में तो वो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने कहा, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक एक्सीलेंट रिफॉर्म है मोदी जी का। पीवी सिंधु जी ये जानकारी देती है कि 5 साल तक इस पर मेहनत की गई है। एनईपी आने से पहले 5 साल तक मेहनत की गई इसके ऊपर। 3 लाख स्थानीय निकाय संस्थाएं जो है, लोकल बॉडीज, उनको पत्र लिखकर उनके सुझाव मंगाए हैं। देश भर के 3 लाख लोकल बॉडीज से सुझाव आए केंद्र सरकार के पास। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 23 मीटिंग्स, ये डिजिटल मीटिंग कंडक्ट की। पूरे देश भर के लोग बैठे और मोदी जी बोल रहे, उनकी सारी बातें सुन रहे। उन्होंने टॉप्स का गठन किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये उन्होंने बनाई, फंड्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तैयारी अच्छी करवाई, जिसका हमें परिणाम भी मिला। टोक्यो में सबसे ज्यादा संख्या में आज तक के ओलंपिशियंस पहुंचे और लगभग सबसे ज्यादा मेडल्स भी वहां से हमारे सारे बच्चे लेकर आए, खिलाड़ी लेकर आए। 12वें पेज पे वो लिखती है कि मोदी जी ने उनको आइसक्रीम खाने का, जैसे वो आएंगी वहां से जीतकर, तब मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाऊंगा, तो आइसक्रीम खाने का उन्होंने वादा किया था। तो वो वादा उन्होंने पूरा किया, उनको घर में बुलाया और आइसक्रीम खिलाया। तब उन्होंने उनके साथ एक जो उनके कोच थे वो साउथ कोरियन थे, उनका नाम था पार्क ते-सांग। पार्क ते-सांग, तो पार्क ते-सांग साउथ कोरिया के हैं, ये पता चलने के बाद मोदी जी ने एक कनेक्शन उनको बताया कि अयोध्या का कैसे कोरिया के साथ कनेक्शन है, संपर्क है, संबंध है। तो अयोध्या की राजकुमारी हुआ करती थी, सूरी रत्ना नाम उनका, 2000 वर्ष पहले वो कोरिया गई
2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी ये सूरी रत्ना कोरिया चली गई और कोरिया के उस समय के राजकुमार किम सुरो से उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद वो रानी बनी और उनका नाम हियो हवांग रखा गया। तो महारानी हियो हवांग जो कोरिया की थी वो अयोध्या से थी। देखिए जैसे ये बात साउथ कोरिया के कोच को नरेंद्र मोदी जी ने बताई, एक झटके में कनेक्ट हो गए और उसको भी एक अपनापन लगा कि भारत का प्रधानमंत्री हमें ये बात बताता है हमारे देश के बारे में और इनका कितना ज्ञान है, इसकी जो है बहुत तारीफ पीवी सिंधु जी करती है। अगला जो पन्ना है 13वां पन्ना, उसमें युवाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भारतीय जनता पार्टी में भी महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने युवाओं को रखा है, पदाधिकारी बनाया है, केंद्र में बनाया है, राज्यों में बनाया है। उसी तरह से मुख्यमंत्री भी आप देखेंगे लगभग सभी मुख्यमंत्री ये नौजवान मुख्यमंत्री है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, बाद में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी अभी उप मुख्यमंत्री है, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी है, हमारे पेमा खांडू जी है पूर्वोत्तर भारत में, सब नौजवान मुख्यमंत्री उन्होंने दिए हैं। उन्होंने 16 आईआईटीज थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज 23 आईआईटीज बन गई है। 9 ट्रिपल आईटीज थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब 16 ट्रिपल आईटीज है। 7 आईआईएम थे, आज 14 है। 7 एम्स थे, आज 22 है। उन्होंने बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति, संशोधन के प्रति, रिसर्च के प्रति उनकी एक इच्छा जागृत हो, रुचि बढ़े, इसलिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स, अलग अलग जगह पर उन्होंने लैब्स के लिए फंड्स दिए। 8700 विद्यालयों को फंड्स दिए केवल लैब खड़ी करने के लिए, लेबोरेटरी खड़ी करने के लिए। बच्चे जाएं, वहां जाकर वो रिसर्च करें और अपना विज्ञान का जो ज्ञान है वो रुचि बढ़ाए। 15,000 न्यू मॉडल स्कूल्स पूरे देश भर में उन्होंने खड़े किए। 100 से अधिक सैनिक स्कूल्स, देखिए सैनिकों में भर्ती होने के लिए बचपन से वो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, इसलिए सैनिक स्कूल जरूरी होता है, मोदी जी जानते हैं, और इसलिए उन्होंने 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल्स इस देश में बनाए। और जनजातीय लोगों के लिए, पहाड़ों में, गिरिकंदराओं में रहने वाले, वनों में रहने वाले जो जनजातीय है, जहां सालों से देश की प्रकाश की, विकास की किरणें नहीं पहुंची थी, शिक्षा नहीं पहुंची थी, मोदी जी ने 750 मॉडर्न एकलव्य विद्यालय बनाए। और ये एकलव्य पब्लिक स्कूल में तो हॉस्टल की फैसिलिटी रहते हैं, बच्चे, जनजातीय बच्चे आकर रहते हैं, पढ़ते हैं और पास होकर आगे चले जाते हैं। स्किल इंडिया, हमेशा मोदी जी कहते हैं कि स्किल के ऊपर ध्यान दो, मोदी जी ने स्किल के ऊपर ध्यान दिया। कौशल विकास, इस देश में आज करोड़ों लोगों ने, करोड़ों युवाओं ने गए 8 साल में स्किल का प्रशिक्षण, कौशल का प्रशिक्षण लिया है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, इन चीजों से स्वास्थ्य में, बच्चों के स्वास्थ्य में और जो खिलाड़ी है उनके स्वास्थ्य में या उनका इजाफा होना, उनका संख्या बढ़ना, उसमें परिवर्तन हुआ है। एक पेज नंबर 14 पर वो बताती है 2013 में मोदी जी गए थे, कोरिया में गए थे और वहां पर उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि आपका देश स्नेक चार्मर्स का देश है क्या? आपका देश जो है ये स्नेक चार्मर्स का मतलब सपोड़ों का, सांपों का, या जो सांपों के खेल दिखाते हैं ना, उनका ये देश है क्या? हमने तो ऐसे ही सुना है। ये उन्होंने 2013 में सुना था, उनको बहुत खराब लगा था कि हमारे देश में, हमारे देश के बारे में ऐसी बुरी इमेज क्यों है। तब उन्होंने आज की स्थिति में उन्होंने बताया कि आज हमारा देश जो स्नेक चार्मर्स के नाम से जाना जाता था, आज हम माउस चार्मर्स हो गए हैं। चूहा, माउस मतलब चूहा। चूहा कौन सा? तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो माउस रहता है ना, तो हमारे देश के आज करोड़ों युवा ये कंप्यूटर पे बैठते हैं, माउस के साथ खेलते हैं, और उसमें से बहुत बड़े परिवर्तन हमारे देश के युवाओं ने करके दिखाए हैं, और इसलिए अभी हमारा देश बन गया है माउस चार्मर्स का देश। उसी की तरह उन्होंने उसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं पीवी सिंधु जी ने। आईटी सेक्टर में भारत बहुत स्ट्रांग बन गया है, यूपीआई के बारे में तो बताया ही। 2022 में
इस पिछले वर्ष में सबसे ज्यादा दुनिया में जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स चालू हुए पिछले वर्ष में, ये भारत में चालू हुए और जिनका अंदाजन लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा जो स्टार्ट होने के कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में उनका इवैल्यूएशन हो जाता है। ऐसे इस देश के अंदर नौजवानों ने चालू किए हुए, सामान्य परिस्थिति से आए हुए नौजवानों ने, जो किसी के माता सब्जियां बेचती थी, पिताजी कहीं लेबर का काम करते थे, किसी के पिताजी शिक्षक थे, बेटे ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप करके दिखाया और इसमें लगभग 15% लड़कियां हैं जिन्होंने खुद की कंपनी चालू की और वो यूनिकॉर्न बन गई। सिंधु जी उसकी काफी सराहना करती है। उन्होंने ये बताया कि इसके अलावा कोविड में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सारा देश उसकी सराहना करता है। स्वदेशी वैक्सीन, और आज तो 220 करोड़ लोगों ने इस वैक्सीन को लिया हुआ है और एक दिन तो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। ये 2,50,00,000 लोगों ने एक दिन में वैक्सीन लिया। ये एक दिन का रिकॉर्ड हुआ है, ये भी सिंधु जी बताती है। 370 का आर्टिकल हटाकर हमारे देश के बहुत सारे लोगों को कितना बड़ा न्याय मिला, कितने लोगों ने बलिदान दिया था, इसका भी आप उल्लेख करती है। राजीव गांधी ने एक बार, ये तो मैं बता रहा हूँ, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं 1 रुपया डालता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है नीचे तक। 85 पैसा कौन खा जाता था? 85 पैसा कांग्रेसी और सरकारी तंत्र मिलकर खा जाते थे। उसका उपाय राजीव गांधी जी ने नहीं दिया, उपाय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का है। और आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से लाखों करोड़ रुपया ये डायरेक्ट खातों में पहुंच जाता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बिचौलिया सिस्टम, दलाल सिस्टम, इन सब चीजों में मोदी जी ने बंद करके दिखाई। स्पोर्ट्स में इस देश को आगे बढ़ाया। 15वें पेज पर आप बताती है कि ब्रेकफास्ट पर उन्होंने ओलंपिशियंस को बुलाया, सारे जो मेडल्स लेकर आए थे उनको उन्होंने बुलाया ब्रेकफास्ट पर, और उसमें उन्होंने एक टास्क दिया, उनको एक लक्ष्य दिया। देखो, 1 वर्ष के अंदर 2023 का जब स्वाधीनता दिवस आएगा, उससे पहले कम से कम 75 स्कूलों में आप जाकर आओ। एक एक खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल लेकर आया है, 75 स्कूलों में 1 साल में जाना है और जाकर क्या करना है, बच्चों के साथ बैठना है और माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, उसके बारे में जागृति निर्माण करना है। उसी के साथ साथ उनके साथ खुद खेलना है। तो कितना मोटिवेशन मिलेगा। ओलंपिक से गोल्ड लेकर आया, ओलंपिक से ब्रॉन्ज लेकर आया, हमारे साथ हमारे स्कूल में खेल रहा है। ऐसा करने के लिए उन्होंने बताया हर खिलाड़ी ने 75 स्कूलों में जाना 1 साल के अंदर और उनको प्रेरणा देना, ये मोदी जी ने बताया। अंत में पीवी सिंधु जी कहती है कि पैंडेमिक के बाद, कोरोना के भयंकर त्रासदी के बाद, विश्व की बहुत बड़ी त्रासदी के बाद, अब सारी दुनिया ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आशा की किरण बनकर भारत में उभरे हैं, सारे विश्व में उभरे हैं वैसे तो। और ये एक यंग पीएम है, ये विश्व मानता है कि ये यंग पीएम है और विश्व ये कहता है कि जब तक ये यंग पीएम इस देश का पीएम है, भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। बिल्कुल सही कहा पीवी सिंधु जी ने। उन्होंने कहा कि मोदी जी में वो क्षमता है कि उत्साह एवं ऊर्जा के साथ काफी तेजी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। साथियों, ये मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ के दिखाया। ये जो किताब है, ये मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस किताब को आप सभी खरीदें, इस किताब को खरीद कर पढ़ें और पढ़ने के बाद अनेकों को हम पढ़ने के लिए दें। ये मेरा उद्देश्य था आप सबके पास इस किताब को लेकर आने का। पहला प्रकरण मैंने पढ़ा है, अगला प्रकरण लेकर जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन आशा करता हूँ तब तक आप इसको ज़रूर खरीद कर पढ़े होंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।